हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एक दो सवाल हमेशा ही नीट हो, बोर्ड हो, कहीं भी आता है, ज़रूर आता है और इसका पक्का सवाल होता है। तो ये बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। इससे पहले हम जो है पहले वाले चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ ऊपर मिल जाएगा, यहाँ आप देख लेना और डिस्क्रिप्शन में भी है। पुरानी वीडियो जरूर देखना क्योंकि आपको शुरू से तैयारी करनी है नीट की और मैं आपको नीट के लिए बायोलॉजी की तैयारी एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, एकदम लाइन टू लाइन, वन टू वन, वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूँ। तो आप बस शेयर कीजिएगा दोस्तों को ज़रूर, क्योंकि सबका फ़ायदा हो। और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का टॉपिक करते हैं शुरू, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान से सुनना। तो करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए, हेडिंग हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो आप एक बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी जो जीन होती है उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो कंट्रोल में होता है। लाइक आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे मान लो किसी जीन की कोई प्रोडक्ट है या फिर किसी जीन की कोई प्रोटीन है, तो वो हमेशा ही नहीं चाहिए होती। तो अगर मान लो कोई जीन ऐसी है जिसको हमेशा ही एक्सप्रेस होना है, हमेशा ही प्रोडक्ट बनाना है, तो ऐसी जीन्स को कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं। मैं आगे भी बताऊंगा, पर आप ये ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब है कि अगर जीन आपकी लगातार किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रही है, लगातार अपनी प्रोटीन बना रही है, तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होती हैं। मोस्टली जो हाउस कीपिंग जीन्स होती हैं उनको हम जो है क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कह सकते हैं। तो ये होती हैं हमेशा एक्सप्रेस करने वाली। पर ये ध्यान रखना है कि कुछ जीन्स जो कि आपकी रेगुलेशन में होती हैं, जो कि कंट्रोल में होती हैं, जिसमें कि एक्सप्रेशन हमेशा नहीं होता, तो ज़रूरत पड़ने पर एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ हम ये समझेंगे कैसे हम उन जीन के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर आपको बैक्टीरिया में जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल को समझाया गया है, उसी को हम समझेंगे। करते हैं शुरू। यहाँ हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल्स considering that the gene expression result in the formation of a polypeptide and it can be regulated at several levels. In eukaryotes the regulation could be exerted. तो देखो, यूकैरियोट का यहाँ समझाया नहीं गया है, पर इन्होंने बताया है कि यूकैरियोट में हम किस लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, एक तो हम जो है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है यूकैरियोटिक जो जीन्स होते हैं मोनोसिस्टोनिक होते हैं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, वहाँ पर आपको स्प्लाइसिंग भी करनी होती है, कैपिंग, टेलिंग, ये सब होता है। तो ये कह रहे हैं कि हम जो प्रोसेसिंग है एमआरएनए की, एचएनआरएनए की, उसको हम रोक सकते हैं, वहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से आपका एमआरएनए बन करके साइटोप्लाज्म में आएगा, क्योंकि वहीं पर राइबोसोम्स हैं, तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पर रोक सकते हैं, और ट्रांसलेशन को भी रोक सकते हैं। तो यूकैरियोट में हम 4 लेवल पर उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, प्रोसेसिंग के लेवल पर, स्प्लाइसिंग के लेवल पर मतलब, और न्यूक्लियस से एमआरएनए के बाहर ट्रांसपोर्ट होने को रोक सकते हैं और ट्रांसलेशन को रोक सकते हैं। पर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में आप ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर रोक सकते हो, प्रोसेसिंग वहाँ नहीं होती है, और वहाँ पर रोक सकते हैं ट्रांसलेशन। मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरिया में हम ट्रांसक्रिप्शन को ही कंट्रोल करते हैं, यहीं पर जो है रेगुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो 4 लेवल हैं, यूकैरियोट में 2 हैं, बैक्टीरिया में। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो पहले मैं एक्चुअली आपको यहाँ पर जो दिया है उसको समझाता हूँ, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इसी डायग्राम को मैं कंसिडर करूँगा क्योंकि यहीं पर से सवाल भी बनेंगे, तो हम यहीं से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप समझो कि बैक्टीरिया में, आपको पता है, ये बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है, बैक्टीरिया में आपको एक चीज़ पता है कि पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है। कई सारे सिस्टोन्स जो है वो एक ही प्रमोटर के द्वारा एक्सप्रेस कराए जाते हैं, यानी सिंगल प्रमोटर जो होता है दैट इज एक्सप्रेसिंग द ZYA, दैट मीन्स द पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन इज हियर। तो एक ही प्रमोटर इन Z को भी, Y को भी, A को भी एक्सप्रेस करा रहा है, और तीनों की जो mRNA प्रोटीन बनेगी वो एक ही प्रमोटर से बनेगी। इसी तरह से आप एक चीज़ समझिए कि ये जो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन है ये, और साथ में लगाए एक और सीक्वेंस, या फिर हम जीन कहें ऑपरेटर सीक्वेंस, जीन या प्रमोटर, या फिर एक और आई जीन है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द रेगुलेटर जीन। ये रेगुलेटर भी कहते हैं, रेगुलेटर जीन बोलते हैं इसको, या फिर इनहिबिटरी जीन है ये।
तो ये देखो, ये सारी प्रोमोटर्स, इसका भी प्रोमोटर है, प्रोमोटर, रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर और फिर पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन, दीज ऑल आर लिंक्ड टाइप जीन्स। मतलब ये सभी जो है आपस में लिंक्ड हैं, एक तरह से ये आपस में एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं यहाँ पर। तो इससे पूरे जो कंट्रोल करने वाली जीन सेगमेंट हैं और साथ में मिला करके जो आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो आपकी, इन सबको मिला करके हम एक ओपेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपेरोन इज अ कलेक्शन ऑफ द जीन, दे आर लिंक्ड, मतलब इस तरह से लिंक्ड हो जो कि वो अपने साथ वाली जीन की रेगुलेशन में मदद करती हो। वो जो क्लोजली लिंक्ड ग्रुप ऑफ द जीन होता है उसे ओपेरोन कहते हैं। इसको जैकब और मोनोड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप अभी समझिए कि ये एक ओपेरोन है, इस ओपेरोन में रेगुलेटर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, ऑपरेटर हैं और स्ट्रक्चरल जीन हैं, और ये इसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो अभी हम समझते हैं बैक्टीरिया में, एक एग्जाम्पल लेकर के इन्होंने यहाँ समझाया हुआ है, उसी को हम समझेंगे, दैट इज द लैकोपेरोन। सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। देखो, बैक्टीरिया अगर मान लीजिए कि हम ये बनाते हैं, मान लीजिए ये एक मीडियम है जहाँ पर हमने ग्लूकोज शुगर को रखा हुआ है। इस मीडियम में हमने डाल दिया है ग्लूकोज शुगर, और यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, यहाँ ग्लूकोज शुगर है। तो बैक्टीरिया के लिए मोस्ट प्रेफरेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ग्लूकोज। तो अभी क्या है, बैक्टीरिया के लिए हमने इस मीडियम में लैक्टोज शुगर को ऐड नहीं किया है, लैक्टोज हमने यहाँ नहीं डाला है। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर मान लो बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल रहा है खाने को और लैक्टोज नहीं मिल रहा है खाने को, तब बैक्टीरिया लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के जो जीन हैं उनका एक्सप्रेशन क्यों करे? क्लियर है ना ये बात भाई? जब उसको मिल रहा है मतलब मिल नहीं रहा है लैक्टोज, उसके मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल ही नहीं है, तब वो लैक्टोज का एक्सप्रेशन क्यों करेगा? उसको लैक्टोज के जो मेटाबॉलिज्म के जो जीन हैं उनका एक्सप्रेशन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में जब लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के जीन एक्सप्रेस नहीं कराने हैं, तब जब हमें उनका इंजाइम्स की नीड नहीं होती लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाले, तो हम उनका एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल करते हैं ये हम यहाँ सीखेंगे, कैसे उसको रोकते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, ये समझाएंगे। समझ आई ना बात? तो अभी हम देखते हैं कि जब मीडियम में, अगर हम यहाँ लिखें कि यहाँ पे लिखते हैं कि ग्लूकोज प्रेजेंट इन द मीडियम, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है एंड लैक्टोज एब्सेंट इन द मीडियम, ये कंडीशन है। ग्लूकोज तो प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, तो ऐसे में आप खुद ही सोच लो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के जीन क्यों एक्सप्रेस करेंगे, क्यों काम करेंगे? तो ऐसे में कंट्रोल कैसे होता है? देखो, कंट्रोल ऐसे होता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन ZYA, ये तीनों के तीनों ही जो है आपके, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, ये परमीएज बनाएगा, ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। तो ये तीनों के तीनों ही जो है ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, पर लैक्टोज तो है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो रेगुलेटर जीन आपको दिखाई दे रहा है, ये आई जीन जिसको कह रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आई जीन इज द रेगुलेटर जीन, ये रेगुलेटर है एंड रेगुलेटर जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। अब यहाँ में ध्यान रखना है, जैसे पीछे एक वर्ड बताया था कि यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स जो रेगुलेटर जीन है वो हमेशा ही एक्सप्रेस करता रहता है, रेगुलेटर जीन हमेशा अपनी प्रोडक्ट बनाता रहता है, ये ध्यान रखना है, ये काम करता रहेगा। और इसका काम करने में होगा क्या, इसके काम करने से इसका mRNA बनेगा, उसके बाद mRNA का ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन से यहाँ पर एक प्रोटीन बनेगी, जो प्रोटीन है आपकी रिप्रेसर प्रोटीन। क्या है? रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है जाकर के ऑपरेटर से बाइंड हो जाती है, ये दिखाई दे रही है, ये रिप्रेसर जो है, ये रिप्रेसर आकर के बाइंड हो गया है ऑपरेटर से। कहाँ हो गया है? ऑपरेटर से बाइंड हो गया। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो प्रोमोटर है, ये इस प्रोमोटर पर आकर के ट्रांसक्रिप्शन के लिए लगना है RNA पॉलीमरेज। तो RNA पॉलीमरेज ही जो है वो यहाँ पर mRNA बनाएगा, और बैक्टीरिया में आपको पता है एक ही टाइप का RNA पॉलीमरेज होता है, वो ही सब बनाता है। तो ये RNA पॉलीमरेज यहाँ से आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, यहाँ से आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, जीन का जो एक्सप्रेशन है वो नहीं होगा, क्योंकि प्रोमोटर के आगे जो साइट ऑफ द ऑपरेटर साइट है वहाँ पर आकर के
रिप्रेशर नाम की जो प्रोटीन है वो उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अब बेचारे आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएंगे और इस तरह से ये जीन जो ZYA जो तीनों पॉलीसिस्टोनिक जीन्स जो कंडीशन है यहाँ पर, ये जो जीन्स हैं दे आर नॉट बी गोइंग टू एक्सप्रेस और इंजाइम नहीं बनेंगे। दैट मीन्स लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। क्लियर है? जब मीडियम में ग्लूकोज है और लैक्टोज एब्सेंट है। क्लियर है? अभी बात यह है दूसरी कि मान लीजिए मीडियम में हमने, मान लीजिए यहाँ पर हम फिर से एक और मीडियम बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ हम जो है अब इसके अंदर हमने किसी तरह से लैक्टोज शुगर एडिड कर दिया। मान लो हमने अब मीडियम में लैक्टोज शुगर डाल दिया। तो लैक्टोज शुगर डालने से ऐसा क्या होगा, ऐसा लैक्टोज शुगर डालने से क्या हो जाएगा कि जो आपका जो जीन है वो एक्सप्रेस होने लगेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? लैक्टोज क्या है ऐसा लैक्टोज में जो जा करके जीन को एक्सप्रेस करा देगा, जो कि अभी तक बंद पड़ा हुआ था काम, वो शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ एक बात सोचो, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में ये मान लीजिए बैक्टीरिया है और ये है लैक्टोज शुगर बाहर, ये लैक्टोज शुगर है, ठीक है। और ये लैक्टोज शुगर जो है इस बैक्टीरिया के अंदर इसकी एंट्री होती है थ्रू द चैनल और द पोर। ये जो चैनल है इसके थ्रू होती है। ये आपका है परमीएज। क्या है ये? परमीएज। यानी लैक्टोज शुगर की जो एंट्री है वो परमीएज के थ्रू होगी। अब आप ये समझो परमीएज बनाता है वाई जीन। अगर हम देखेंगे तो वाई जीन का जो एक्सप्रेशन होगा वो परमीएज बनाता है, पर आपका जो ओपेरोन है वो तो स्विच ऑफ है। ओपेरोन तो काम नहीं कर रहा है, ओपेरोन स्विच ऑफ कंडीशन में है। तो जब वो स्विच ऑफ कंडीशन में है तो परमीएज कहाँ से आएगा? अगर परमीएज नहीं होगा तो लैक्टोज आप मीडियम में कितना भी डाल दो तो लैक्टोज अंदर नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो लैक्टोज अंदर नहीं जाएगा। अब लैक्टोज अंदर नहीं जा रहा है, परमीएज है नहीं, तो फिर इसके कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर से वो जीन तो बंद ही पड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो लैक्टोज का जो ओपेरोन है, लैक ओपेरोन जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो जीन है ZYA वो बिना लैक्टोज के भी कभी कभी एक्सप्रेशन देता रहता है। समटाइम दे विल गेट एक्सप्रेस, और उनके एक्सप्रेशन का ये फ़ायदा होता है कि ये बनता रहता है। मतलब बीच बीच में ये परमीएज जो है बनता रहेगा। आप ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि भाई अगर एक्सप्रेशन बिल्कुल ही नहीं होगा तो परमीएज तो नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि परमीएज कर चाहिए तो एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल एकदम ब्लॉक नहीं है, मतलब कभी कभी वो एक्सप्रेस करता है और वो एंजाइम जो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज, वो बनते रहते हैं। तो परमीएज के थ्रू जो लैक्टोज है दैट विल गेट एंटर इनटू दिस बैक्टीरिया होस्ट। तो ये बैक्टीरिया है हमारा, इसके अंदर आपका जो लैक्टोज है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर आने पर लैक्टोज क्या होगा? इसके अंदर आने पर लैक्टोज जो है वो आपका कन्वर्ट होगा एलोलैक्टोज में। किस में कन्वर्ट होगा? एलोलैक्टोज में। ये उसी का ही आइसोमर है एलोलैक्टोज। और फिर ये एलोलैक्टोज या फिर खुद लैक्टोज, देखो दोनों ही, या तो एलोलैक्टोज और या फिर लैक्टोज, ये दोनों के दोनों ही एक इंड्यूसर की तरह काम करेंगे बैक्टीरिया के अंदर आकर। दे एक्ट लाइक अ इंड्यूसर। ये बैक्टीरिया के अंदर आएंगे और फिर एक इंड्यूसर की तरह काम करेंगे। तो ये इंड्यूसर करता क्या एक्चुअली? देखो हमने बताया था कि जो रेगुलेटर जीन है वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, वो हमेशा एक्सप्रेस करेगी। तो जब वो हमेशा एक्सप्रेस करेगी तो ये जो इंड्यूसर है लैक्टोज और एलोलैक्टोज, ये जाएंगे और ये जाकर के, ये इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज है या एलोलैक्टोज है, ठीक है। और इसी के जैसा एक सिंथेटिक कंपाउंड होता है IPTG, वो यहाँ बताया नहीं गया है, वो भी सिंथेटिकली यही बात है। तो ये जो है एलोलैक्टोज, लैक्टोज, IPTG, या फिर ये जाकर के आपका जो आपका ये है क्या बोलते हैं उस रिप्रेसर जो प्रोटीन है, आपकी रिप्रेसर प्रोटीन है, उससे जाके बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। और इसने क्या किया है? इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स ने, इसने रिप्रेसर को ऑपरेटर तक जाने को रोक दिया है। अब रिप्रेसर ऑपरेटर से नहीं बाइंड होगा। क्लियर है? जब इंड्यूसर ने ऑपरेटर को उसे रोक दिया है तो वो यहाँ बाइंड नहीं होगा
ऑपरेटर फ्री हो जाएगा। ऑपरेटर फ्री होगा तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ लगेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज बिल्कुल आराम से ट्रांसक्रिप्शन करेगा। एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स, इसके लिए हम ऐसा निशान लगाते हैं इस तरह से, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स। और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो लैक्टोज का एमआरएनए बनेगा, दैट इज लैक एमआरएनए। लैक एमआरएनए में आपको पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जीन है। यू हैव टू लर्न दिस वन के जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, वाई जो है वो परमिएज बनाता है, ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। ठीक है ना, ये तीनों बनेंगे। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है कि वो लैक्टोज शुगर को, यानी कि एक डाइसैकेराइड जो आपको पता है लैक्टोज है, इसको तोड़ेगा और इसको तोड़ करके बनाता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। समझ आई? ये डाइसैकेराइडेज है, मतलब एक तरह से डाइसैकेराइड को तोड़ने वाला एंजाइम है, तो ये इसको तोड़ेगा। ठीक है, लैक्टोज को हम कह सकते हैं कि लैक्टोज इज बीटा गैलेक्टोसाइड, ये बीटा गैलेक्टोसाइड्स है, इसे तोड़ेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। परमिएज का काम पता लग गया। और जो आपका ट्रांस एसिटाइलेज है, तो इस पाथवे में बनने वाले कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है ना, तो ये तीनों जो एंजाइम है ये आपके लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। ठीक है ना, समझ आई? तो कैसे जो एक जीन एक्सप्रेशन का तरीका है, जो रेगुलेशन है बैक्टीरिया में, कैसे ओपेरॉन कंट्रोल करता है उसे, कैसे वो काम होता है, कैसे स्विच ऑन कंडीशन वी आर सीइंग हियर, अभी हम देख रहे हैं स्विच ऑन कंडीशन। और जब स्विच ऑन होगा तो दैट मीन्स लैक्टोज जो है वो मीडियम में प्रेजेंट है, तभी स्विच ऑन होगा। और ये तब तक स्विच ऑन होगा जब तक लैक्टोज मीडियम में रहेगा, क्योंकि लैक्टोज इज अ इंड्यूसर एंड विच विल बाइंड टू द रिप्रेसर। अगर मान लो, देखो रिप्रेसर, ध्यान रखना, रिप्रेसर हमेशा बनता रहेगा, चाहे स्विच ऑन कंडीशन है चाहे स्विच ऑफ कंडीशन है, तो रिप्रेसर रुकेगा नहीं। रिप्रेसर की जीन कॉन्स्टिट्यूटिव है, वो हमेशा एक्सप्रेस करती रहती है। अ लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन इसका बीच बीच में होता रहता है, जिसकी वजह से परमिएज और एंजाइम बनते रहेंगे, तभी तो लैक्टोज सेल के अंदर एंट्री लेगा, अदरवाइज वो एंट्री नहीं ले पाएगा। तो अच्छे से एक्सप्रेशन कराने के लिए मतलब हमें यहाँ पर लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह चाहिए होता है, ये बात ध्यान रखना। तो एक और बात है, मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जो प्रोमोटर्स हैं या वीक प्रोमोटर होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होते हैं, तो ये एक वीक प्रोमोटर है। तो वीक प्रोमोटर जो अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं, तो इसमें एक पॉजिटिव कंट्रोल भी है जो यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। ये वाली बात मतलब यहाँ पढ़ाई नहीं जाती, ये पॉजिटिव कंट्रोल नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना ही समझेंगे, जिसमें कि हमने देखा कि ये एक निगेटिव कंट्रोल या निगेटिव रेगुलेशन है, क्योंकि रिप्रेसर काम कर रहा है रोकने का। तो निगेटिव निगेटिव रेगुलेशन और इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है। तो ये एक आपका निगेटिव रेगुलेशन और इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एग्जाम्पल है। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी अपन थ्योरी पढ़ेंगे 1 to 1 ताकि समझ में आए चीज़ें। चलिए देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शन। For example, if an enzyme called the beta-galactosidase is synthesized by the E. coli bacteria and is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide lactose into galactose and glucose, and the bacteria use them as a source of energy, क्योंकि बैक्टीरिया तो यही यूज करेगा, डायरेक्ट लैक्टोज तो करेगा नहीं। Hence, in the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they would no longer require the सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये कह रहे हैं कि जब स्विच ऑफ कंडीशन होगी, मतलब जब आपको लैक्टोज ही मीडियम में नहीं होगा, तो उस समय हमें एंजाइम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। Therefore, in simple terms, it is the metabolic, physiological and environmental conditions that regulate the expression of the gene। ये नीट में स्टेटमेंट आएगा, आपको सही करके आना है। दैट मीन्स के इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मेटाबॉलिक कंडीशन ही जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती हैं। सीधी सीधी बात है, अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज है तो वो जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल कहीं ना कहीं जीन एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी होता है, मतलब इन्वायरमेंटल एक फोर्स होते हैं दैट विल एक्सप्रेस द जीन और नॉट।
And the development and differentiation of embryo into adult organism is also a result of the coordination or regulation of expression of several set of the genes in prokaryotes. Control of the rate of the transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression. तो ये नीट में आएगा लाइन, यहाँ से मार्क कर लोगे कि बैक्टीरिया में रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन जो है वो एक प्रीडोमिनेंट साइट है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए. And in transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins. वो accessory protein जैसे कि रिप्रेसर है या फिर है ना, रिप्रेसर हो सकता है या फिर कोई पॉजिटिवली इंड्यूस करने वाला प्रोटीन हो सकता है जो बढ़ा दे या फिर जो रोक दे, ये है. फिर यहाँ लिखा है विच अफेक्ट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट. These regulatory proteins can act both positively or activators. They could be activators or they could be repressors. And the accessibility of promoter region prokaryotic DNA is in main case regulated by the interaction of proteins. फिर लिखा है with sequence termed as operators. The operator region, operator is nothing but a sequence of the DNA. Operator ऐसा कुछ होता नहीं है, DNA ही sequence है. And the operator region is adjacent to the promoter element in most operon, and in most cases the sequence of the operator bind a repressor protein. तो operator sequence जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाती है और जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है उसे स्टार्ट साइट नहीं मिलती या फिर वो आगे वहाँ काम नहीं कर पाता. एंड ईच ओपेरोन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड रिप्रेसर. हर एक ओपेरोन का मतलब, हर एक ओपेरोन समझ रहे हो ना, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और जीन, ये सब ओपेरोन है. तो हर एक ओपेरोन का अपना स्पेशल प्रमोटर, स्पेशल रेगुलेटर होता है. फॉर एग्जाम्पल लैक operator is present only in lac operon and interact especially with the lac repressor only. यानी कि lac operon का जो operator है उससे केवल और केवल lac repressor ही जा करके जुड़ सकता है. नेक्स्ट हेडिंग है द lac operon. अभी ये हम lac operon को समझेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है, जो कि मैंने पढ़ाया है, आपको समझ में आ रहा होगा. देखो, द elucidation of the lac operon was also a result of the closer association between the geneticist फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनोड. तो यहाँ से इनका नाम याद करना है दोनों का, ये सवाल भी आ जाता है इनका, कभी कभी पूछ लेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना. एंड दे वर द फर्स्ट टू एल्यूसिडेट ए ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम इन लैक ओपेरोन. देयर लैक्स रेफर टू द लैक्टोज पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन. तो हमने बताया था बैक्टीरिया में जो कंडीशन है वो हमेशा पॉलीसिस्टोनिक होती है, कभी कभी एक आधी जगह होगा, अलग बात है. एंड इज रेगुलेटेड बाय ए कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन. ध्यान रखना तीनों के लिए एक कॉमन प्रमोटर है, ये भी सवाल बनेगा. एंड सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया इज रेफर टू एज ओपेरॉन. तो सबको मिला करके जो आपस में लिंक्ड हैं जिनको बोलते हैं ओपेरॉन. टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल, लैक ओपेरॉन एक एग्जाम्पल है, TRP और ARA ऑन हिस ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन, इस तरह से अलग अलग होते हैं. तो TRP ओपेरॉन पहले पढ़ाते थे, अभी तो नहीं पढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना. रिप्रेसिबल ओपेरोन का एग्जाम्पल है वो भी, मतलब ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं. और द लैक ओपेरोन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन. तो अभी हमने पढ़ा था द रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटर जिसको बोल रहे हैं दैट इज द आई जीन. एंड हियर द आई डिड नॉट मीन दैट इंड्यूसर, मतलब आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है. एंड रेदर इट इज डायरेक्ट फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर. एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA. द आई जीन कोड फॉर द रिप्रेसर और द लैक ओपेरोन. तो आई जीन तो आपको पता है ना, इनहिबिटरी मतलब इनहिबिशन करता है, जो रोकता है, दैट इज रिप्रेसर जीन. लिखा है द आई जीन कोड फॉर द रिप्रेसर इन द लैक ओपेरोन एंड द जेड जीन कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड द विच प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड्स दैट इज डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. द वाई जीन कोड फॉर द परमेज एंजाइम जो कि लैक्टोज की परमेबिलिटी बढ़ाता है. बीटा गैलेक्टोसाइड्स का मतलब है लैक्टोज. एंड द A जीन एनकोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज. तो ये मेटाबॉलिज्म में काम आता है. एंड हेंस ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट इन लैक ओपेरोन आर रिक्वायर्ड टू मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज. मतलब लैक्टोज को मेटाबॉलाइज करने के लिए तीनों जीन का आवश्यक होना बहुत जरूरी है. इन मोस्ट अदर ओपेरोन एज वेल एज द जीन प्रेजेंट इन द ओपेरोन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे. चलिए फिर आगे लिखा है कि लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज. तो लैक्टोज जो है वो एक, मतलब आपको पता ही है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है उसके लिए जो सबस्ट्रेट है वो लैक्टोज है, ये ध्यान रखना है हमें.
एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरोन, हैंस इज टर्म्ड एज ए इंड्यूसर। तो लैक्टोज खुद में एक इंड्यूसर है, वही खुद आता है, वही ऑन करता है, जब वो नहीं होता तो ऑफ होता है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स, तो नीट में ये सवाल आएगा कि बैक्टीरिया के लिए प्रिफर्ड कार्बन सोर्स क्या है, तब आपका आंसर होगा ग्लूकोज इज द प्रिफर्ड कार्बन सोर्स। सवाल बनेगा, ध्यान रखना, लैक्टोज ना लगा देना भाई, है ना। And if lactose is provided in the growth medium and of the bacteria, the lactose is transported into the cells through the action of permease। तो हमें बता दिया परमेज का काम है लैक्टोज को अंदर भेजना। तो ये मैंने कहा था, ये नीट में आने वाली लाइन है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन हैज प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम। तो मैंने कहा था कि अगर मान लो लैक्टोज का मतलब जीन एक्सप्रेस होंगे ही नहीं, बिल्कुल भी, मान लो बिल्कुल भी नहीं काम करेंगे, तो यह प्रॉब्लमेटिक बात ये है भाई कि फिर तो लैक्टोज सेल के अंदर ही नहीं आ पाएगा भाई, इंड्यूसर नहीं होगा, मतलब अंदर ही नहीं आएगा ना, वो तो परमेज एंट्री नहीं कराएगा उसकी। ये जरूर ध्यान रखना कि थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन होता रहता है, कभी लाइन खींच दो बिल्कुल कि बंद है। एंड अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल, द लैक्टोज दैन इंड्यूस द ओपेरोन इन द फॉलोइंग मैनर। फिर लिखा है द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरोन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम। तो यहाँ से मुझे लगता है एक सवाल बनाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स वो होते हैं जो हमेशा हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। एंड फ्रॉम द आई जीन द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरोन एंड प्रिवेंट द RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरोन। तो भैया देखो, आपका रिप्रेसर जाकर के जुड़ जाएगा किससे, आपका रिप्रेसर जाकर के जुड़ जाएगा ऑपरेटर से, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, RNA पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल आसान है समझना, बच्चे डरते हैं बहुत इससे, डरना नहीं है, बहुत आसान है। नहीं समझ आया तो रिपीट करके वीडियो देखना, तो आपको जरूर आएगा। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड by interaction with the inducer. This allows the RNA polymerase access to the promoter। इसकी वजह से क्या होगा, RNA polymerase को प्रोमोटर का एक्सेस मिल जाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स हो जाएगा और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी। Essentially, regulation of lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate। या मतलब ये है कि जो लैक्टोज है ना, लैक्टोज खुद से आके काम को इंड्यूस कर रहा है कि चलाओ इसको, मेरे को चाहिए, ऐसा सीन है, ठीक है। रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर एंड फॉर लैकोपेरोन कैन यू थिंक कि कब तक ये पूछ रहे हैं कि कब तक ये चलता रहेगा, तो जब तक मीडियम में सांसें रहेंगी, मतलब लैक्टोज रहेगा तो तब तक ये चलता रहेगा। फिर लिखा है कि रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं, ये ध्यान रखना। आप निगेटिव रेगुलेशन मतलब आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो जाकर के रोक रही है, मतलब वो एक्टिवेटर नहीं है, ये ध्यान रखना। और मैंने कहा ये निगेटिव रेगुलेशन के साथ साथ इंड्यूसिबल ओपेरोन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये सवाल नीट में आता लिखा हुआ कि ये इसमें से कौन एक निगेटिव रेगुलेशन इंड्यूसिबल ओपेरोन है। तो लैक ओपेरोन, TRP ओपेरोन इस तरह से रहता है। तो लैक ओपेरोन इंड्यूसिबल और निगेटिव रेगुलेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। कभी रिप्रेसिबल ओपेरोन का एग्जांपल आए तो आपको TRP ओपेरोन दिया होगा, वो एक अलग तरीका है, उसको हम कभी समझा देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना। देखो फिर लिखा है लैक ओपेरोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन 2। तो यहाँ बहुत सारी प्रोटीन्स वगैरह CAMP साइक्लिक AMP वगैरह का काम है, वो आपके लेवल की बात नहीं है ना, आपको पूछी जाती, पर ये ध्यान फिर भी ये स्टेटमेंट तो बन सकता है ना यहाँ से कि भैया कि पॉजिटिव रेगुलेशन होता है नहीं होता। तो ध्यान रखना कि ये कह रहे कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द डिस्कशन एट दिस लेवल, इस पर हमें डिस्कशन नहीं करना है। तो यहाँ तक था आपका ये लैक ओपेरोन वाला एग्जाम्पल। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट का नहीं पढ़ाया गया है, बैक्टीरिया का पढ़ाया गया है। तो मैं वीडियो को इतना ही रखूँगा क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसको आप अगर 2 बार देखोगे तो आसान लगेगा, आपको आ जाएगा। पेपर में एक सवाल लिख के ले लो, यहाँ से ज़रूर आता है, नीट हो बोर्ड हो कहीं भी हो, हमेशा आता है इसका सवाल। तो ज़रूर ध्यान रखना इसका सवाल। और होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ और आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिन्होंने पूरी देखी है यार, क्योंकि यार थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप सपोर्ट करोगे तो।
बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी और नेक्स्ट कल मिलेगी और फिर हम 11th वाले में सेल डिवीजन वालों को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।